मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपडेट्स और नई मशीन्स फॉर हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। इस वीडियो में हम स्टेम सेल थेरेपी और किडनी रीजनरेशन के बारे में भी बात करेंगे। ये दोनों टॉपिक्स के बारे में एक बहुत बड़ी टॉक दी गई थी अमेरिकन किडनी वीक में और मैं उसमें से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। बिफोर आई गो अहेड, आई वांट टू फर्स्ट से थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। I started this channel in January this year और मेरा यही एम था कि मैं किडनी पेशेंट्स की हेल्प कर सकूं। आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग बहुत कम टाइम दे पाते हैं आपको ड्यूरिंग द कंसल्टेशन, एंड गिविंग अ डायग्नोसिस ऑफ किडनी डिजीज टू समवन जो यंग हो बहुत बड़ा शॉक लग सकता है उनको। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन वीडियोज से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट योर कंडीशन और आप और आपका डॉक्टर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सके दोनों मिलके कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको पता होगी कि नई ट्रीटमेंट्स कौन सी हैं तो आप बेटर इन्फॉर्म्ड होंगे अपने ट्रीटमेंट को गाइड करने के लिए। सो इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बिकॉज स्टिल 80% ऑफ यू डू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। डायलिसिस के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या फ़र्क है। पहले बात करते हैं हीमोडायलिसिस के बारे में। ये एक 80 इयर्स ओल्ड ट्रीटमेंट है और स्टिल बहुत इफेक्टिव है। इसमें पेशेंट्स को ईदर थ्रू अ फिस्टुला जो कि आपके हाथ में बनता है या फिर एक टनल लाइन या परमानेंट कैथेटर जो आपके नेक में डलती है, उससे डायलिसिस होती है। डायलिसिस का मतलब यही है कि हम आपको एक मशीन से अटैच करते हैं और आपका ब्लड क्लीन करते हैं इन सिंपल टर्म्स। हाउएवर अ डायलिसिस मशीन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। ट्रेडिशनली डायलिसिस एज इन्वॉल्व कि आप हॉस्पिटल आएंगे हफ्ते में कभी 2 बार 3 बार या कई केसेस में 4 बार भी, और 3.5 से 4 घंटे की ये ट्रीटमेंट होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायलिसिस की यही है कि इट डजंट गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द पेशेंट्स। इवन दो जिस दिन आप डायलिसिस नहीं करा रहे, आप एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जिस दिन आपकी डायलिसिस हो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हॉस्पिटल आना होता है, एक पूरा सेशन करना है डायलिसिस का, फिर वापस जाना होता है, तो इसमें पूरा दिन लग सकता है। Even though dialysis is an excellent treatment when it comes to stage 5 chronic kidney disease, in my opinion, it should be a bridge to get a transplant. If you are suitable for a transplant and अगर आप किसी को जानते हैं जो डोनेट करने को तैयार है, then आपके लिए a transplant best option है। So इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने काफ़ी फोकस किया था अबाउट होम डायलिसिस, क्योंकि हम जानते हैं कि होम डायलिसिस से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है और आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पेशेंट्स सुबह काम पे जा सकते हैं, वापस आकर अपनी डायलिसिस खुद घर पे कर सकते हैं। होम डायलिसिस का ये फ़ायदा है कि आप एक तो ट्रीटमेंट का टाइम कम होता है, 2.5 घंटे या तो कभी कभी 2 घंटे में भी ट्रीटमेंट हो जाता है। बट यही है कि आपको ट्रीटमेंट रोज़ करना होता है। कई पेशेंट्स 5 टाइम्स अ वीक शुरू करते हैं और फिर बढ़ के 7 टाइम्स अ वीक हो जाते हैं, ताकि आपका टोटल ट्रीटमेंट ड्यूरेशन सेम हो एज कम्पेयर टू इन सेंटर डायलिसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12 घंटे डायलिसिस हॉस्पिटल में करा रहे हो तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी इतने ही घंटे डिवाइडेड बाय 7 डेज घर पे हो। इससे आपका ट्रीटमेंट टाइम थोड़ा कम होता है। और दूसरी चीज़ है कि आपको ट्रैवल नहीं करना होता हॉस्पिटल में, तो आपका उसमें टाइम भी बचता है। बट फिर भी इंडिया में होम हीमोडायलिसिस इज़ नॉट वेरी पॉपुलर। इसके क्या कारण है? मेरे हिसाब से मेन रीज़न है कॉस्ट। जब मैं कंपनी से बात कर रहा था कि ये मशीन इंडिया में क्यों नहीं है, उन्होंने 2 रीजन्स दिए। फर्स्टली, कॉस्ट इज़ अ बिग फैक्टर एंड सेकेंडली इट्स एक्सेप्टेंस। इंडिया में पेशेंट्स प्रेफर कि हम हॉस्पिटल जाके डायलिसिस कराएं, और इसके 2 रीज़न है। पहली बात, पेशेंट्स को डर लगता है कि डायलिसिस के टाइम पे कुछ हो ना जाए, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। पर आपको ये समझना चाहिए कि डायलिसिस एक बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। अगर आप 1 महीने में देखोगे कि एक डायलिसिस यूनिट में कितने इंस्टेंसेस होते हैं ऑफ लो ब्लड प्रेशर या लो ब्लड शुगर, तो ये नंबर काफ़ी स्मॉल है और ये खुद भी मैनेज हुआ जा सकता है या किसी रिलेटिव के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। डायलिसिस सेंटर्स में मोस्टली डायलिसिस टेक्नीशियंस होते हैं और बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं, तो वो भी एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए। आई थिंक अगर हम होम डायलिसिस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाए, इसकी कॉस्ट कम करें, तो मोर एंड मोर पीपल विल बी एबल टू यूज इट इन इंडिया। क्योंकि इंडिया में फैमिली की बहुत हेल्प होती है। वो आपकी मशीन सेटअप करने में हेल्प कर सकते हैं, आपके साथ बैठ भी सकते हैं जब आपकी डायलिसिस हो रही हो, और आपका जो ट्रिप है हॉस्पिटल का वो बच सकता है। अगर हम नई मशीन्स की बात करें तो कॉन्फ्रेंस में काफ़ी मशीन्स दिखाई गई थी फॉर होम डायलिसिस।
इन सारी कंपनीज का एक ही एम है कि दैट दे वांट टू मेक द मशीन्स स्मॉलर, ताकि ये आपके घर में इजीली फिट हो जाए और पोर्टेबल भी हो। जैसे अगर आपको इसको लेके जाना है कहीं, आप वो भी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक मशीन देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इट लुक्स ऑल्सो वेरी गुड एंड इवन द फंक्शंस आर ऑल्सो वेरी गुड, बट अगेन दिस इज ब्रांड न्यू एंड आई एम श्योर द कॉस्ट ऑफ इट इज वेरी हाई इवन इन द वेस्ट, तो इंडिया में तो और भी ज़्यादा होगी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि पेशेंट्स को अवेयरनेस मिले अबाउट होम हीमोडायलिसिस, क्योंकि अगर पेशेंट्स की तरफ से इंटरेस्ट आएगा अबाउट होम डायलिसिस, then the companies will also try to make machines affordable for the Indian population and आपको इससे benefit हो सकता है। अब बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। This also is not very popular in India और इसके दो रीजन है। अगेन lack of awareness and दूसरा रीजन है cost of the fluid bag। तो पेरिटोनियल डायलिसिस होता क्या है? इसमें डायलिसिस आपके स्टमक के थ्रू होती है। हम एक ट्यूब डालते हैं जो मेडिकली और सर्जिकली दोनों तरीके से डाली जा सकती है, और ये ट्यूब आपके साथ रहती है। आप अपने घर पे पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, इसमें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक बैग्स के थ्रू होती है। तो ये बैग में एक तरीके से ग्लूकोज जैसा फ्लूइड होता है जो आपके स्टमक के अंदर जाता है, और सारे टॉक्सिन्स को क्लीन करके ये फ्लूइड आप बाहर ड्रेन कर देते हैं थ्रू द पेरिटोनियल डायलिसिस ट्यूब। इस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने दो पीडी या पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन्स दिखाई, और इनका भी यही एम था कि मशीन्स को छोटा बनाए, फ्लूइड को जितना कम यूज कर सके करें, और एफिकेसी बढ़ाएं पेरिटोनियल डायलिसिस। अगेन इंडिया में बिग फैमिलीज हैं हु आर विलिंग टू हेल्प ईच अदर, स्पेशली अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव आपके साथ रह रहा है और अगर आपको किडनी डिजीज है तो आई एम श्योर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं ये मशीन को सेटअप करने में, बैग्स को सेटअप करने में। So I think India can be a good place to have peritoneal dialysis. With peritoneal dialysis, there are two risks that you have to be aware of. पहली चीज़ है इन्फेक्शन, तो बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ आप क्लीन रखें, और जो आपको डॉक्टर्स या नर्सेज समझाती हैं अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस वो आप फॉलो करें। दूसरा रिस्क जो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ वो है अगर आपको डायबिटीज़ हो, क्योंकि थोड़ा ग्लूकोज होता है बैग में, आपका ब्लड शुगर लेवल इससे बढ़ सकता है। इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहते हैं विद डायबिटिक पेशेंट्स, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि वहाँ पे डायबिटीज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उन पेशेंट्स के लिए इवन दो पेरिटोनियल डायलिसिस सूटेबल है, बट थोड़ा ज़्यादा केयरफुल मॉनिटरिंग चाहिए होती है उनके ब्लड शुगर्स के लिए। अगेन अगर पेशेंट्स की तरफ से ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस, फार्मा कंपनीज जो फ्लूइड बैग्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जो डेक्स्ट्रोज बैग्स होती हैं, उनको थोड़ा सस्ता बनाएंगी और अफोर्डेबल करेंगी इंडियन पॉपुलेशन के लिए। सो होपफुली आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस एंड द मशीन्स दैट हैव कम अप इन द कॉन्फ्रेंस। अब हम बात करेंगे स्टेम सेल थेरेपी के बारे में और किडनी रीजनरेशन के बारे में। ये रिसर्च पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ चुकी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये फील्ड ऑफ नेफ्रोलॉजी में। आप सोच रहे होंगे कि इतने साल हो गए अब तक स्टेम सेल थेरेपी क्यों नहीं आई किडनी डिजीज़ के लिए। ये इतना आसान नहीं है। स्टेम सेल थेरेपी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें काफ़ी एथिकल चीज़ें भी देखनी होती है। अगर हम स्टेम सेल की बात करें तो इसमें तीन मेन चीज़ें हैं। पहली चीज़, रिसर्चर्स ट्राई कर रहे हैं कि वो एक किडनी को आर्टिफिशियली बना सकें यूजिंग स्टेम सेल्स। इसको 3D मॉडल ऑफ किडनी भी बोलते हैं। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है एंड आई थिंक अगर ये सक्सेसफुल हुई आगे जाके, दिस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसप्लांट, क्योंकि हमें फिर ऑर्गन की कमी नहीं होगी और हम स्टेम सेल ड्राइव्ड ऑर्गन यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन आई थिंक अभी इसमें काफ़ी साल लगेंगे एंड वर्ल्ड वाइड इसको अप्रूव होने में भी बहुत टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, जब हम स्टेम सेल की बात करते हैं तो रिसर्चर्स ट्राई कर रहे हैं स्टेम सेल्स बॉडी में डालने के लिए, मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स आपकी किडनी में इंसर्ट करने के लिए और देखने के लिए कि क्या ये किडनी को रीजनरेट कर सकती है। हमें पता है कि अगर एक बार किडनी डैमेज हो जाए तो इसका फंक्शन वापस लाना बहुत मुश्किल होता है और हम बोलते हैं कि इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। बट क्या स्टेम सेल थेरेपी से ये रिवर्स हो सकती है? रिसर्च हो रही है इस मामले में और मैं आपको मैंने स्क्रीन पे सारी रिसर्चेस डाली हुई हैं ताकि आप देख सकें कि वर्ल्ड वाइड कितने पेपर्स चल रहे हैं एंड कितने ट्रायल्स चल रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है। तीसरी चीज़ जो स्टेम सेल के बारे में चल रही है वो है देखने के लिए ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में।
हमें पता है कि जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं उसके बाद आपको काफ़ी सारी मेडिकेशन दी जाती हैं जिसको हम एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन बोलते हैं। अब कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं ये देखने के लिए कि अगर हम आपको स्टेम सेल्स दे दें ट्रांसप्लांट के बाद, मे बी आपको ये एंटी रिजेक्शन मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। तो इससे आपका मेडिसिन का बर्डन कम हो जाएगा और आपको कम दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर ट्रांसप्लांट। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे एंड देखते हैं आगे जाके इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। स्टेम सेल थेरेपी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि किडनी एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। किडनी में लाखों यूनिट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, और ये नेफ्रॉन्स ही आपके किडनी का मेन फंक्शन करते हैं। मतलब कि आपका टॉक्सिन्स को फिल्टर करते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करते हैं। तो अगर ये नेफ्रॉन्स ख़राब हो जाए तो किडनी का फंक्शन भी ख़राब हो जाता है। इसलिए क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ये, स्टेम सेल थेरेपी भी इस मामले में अभी थोड़ी पीछे है, बट होपफुली आगे जाके इस फील्ड में और डेवलपमेंट्स होंगी और रिसर्च होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक with a video on polycystic kidney disease, जिसमें आपके किडनी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है बाय बर्थ। See you next time.